हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। आज की क्लास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर आप एक वन शॉट मैराथन क्लास बना दीजिए जिसके अंदर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का सारा सिलेबस कवर हो जाए। हालांकि सारा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे है कि 70-80% कवर जो है इस लेक्चर के अंदर हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपने जो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है उसका लगभग जो आपका मैटर है, सिलेबस है, वो सारा कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि लगभग 70% तक हो जाए कवर। तो इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाऊंगा, और जो चैप्टर मैं छुड़वा रहा हूँ उनमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और उनको पढ़ लेना। और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एक दिन पहले इस ग्रुप के अंदर पेपर आएगा, वो भी पढ़ लोगे तो भी आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे, और यदि ये क्लास लगा लोगे तो आपके और भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे। हालांकि मैंने पहले भी एक सोशल साइंस की क्लासें ली हुई है, 2 क्लासें, जिसके अंदर मैंने एक में तो आपको 5 सालों के पेपर कराए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक के अंदर 10 सालों की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कराई हुई है, उसका लिंक भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। तो सबसे पहले अपने न्यूट्रिएंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, या अपने मैराथन क्लास के अंदर अपने किस प्रकार से उस सिलेबस को कवर करेंगे। तो ये हाँ जी, बात करते हैं पोषक तत्व की, न्यूट्रिएंट की। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ वीडियो में सही दिख रहा है या नहीं, फिर ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करनी तो कर दें। नहीं, सही दिख रहा है। हाँ जी, बात करते हैं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की। एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ जी, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वे तत्व जो पौधे के वृद्धि, विकास व उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। मतलब वो उसकी क्या होती है, ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए जो इसेंशियल होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? अपने न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट या आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं जी? 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अंतिम जो पोषक तत्व था वो कौन सा था? निकल था, जिसकी खोज किसने की थी? ब्राउन ने की थी। और पहला जो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो था वो कौन सा था? भी फेरस था, जिसकी खोज किसने की थी? भी ग्रीश ने की थी। तो एग्जाम में बहुत बार एक ही नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि लास्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा था? तो निकल था। और फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा था? तो फेरस था। इसके बाद में AICRP आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ये जो है कब स्टार्ट हुआ था न्यूट्रिएंट पे? तो 1967 में स्टार्ट हुआ था, यानी 1967 पर पोषक तत्व पर इसने स्टडी स्टार्ट की थी। और किस पे सबसे पहला पोषक तत्व किस पे स्टार्ट किया था इन्होंने? जिंक पोषक तत्व पे इन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो इसका मिनरल और नॉन मिनरल के बेस पे है, यानी खनिज और अखनिज के आधार पे। तो टोटल कितने होते हैं? 17 होते हैं, जिसमें से नॉन मिनरल अखनिज कितने होते हैं? 3, और मिनरल यानी खनिज तत्व कितने होते हैं? 14 होते हैं, यानी 14 होते हैं। अब जो नॉन मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना होता है? 45%, हाइड्रोजन होता है 6% और ऑक्सीजन होता है 45%। तो टोटल कितने हो गए? 96% हो गए। इसके बाद में इन्हें खाद्य व उर्वरक के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, तो मतलब इनको एटमॉस्फेयर के द्वारा मिलते हैं। अब देखो, कार्बन तो भी सुना है, कार्बन दे देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं या ऑक्सीजन दे देते हैं, ये एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, या अपने ह्यूमन बीइंग जो है जैसे इरिगेशन करते हैं तो उससे H2O मिल जाता है, वो चीज है। इसके बाद में मिनरल न्यूट्रिएंट खनिज। अब ऐसे मैसेज ना बाकी टीचर्स की सर भी लिख के पढ़ाने लगे। ये मैंने जेट वाले बच्चों को, क्योंकि जेट की भी क्लास लगती है तो उनको करवाया हुआ था, तो मैंने सोचा यदि एक मतलब मैराथन क्लास के अंदर कम टाइम के अंदर सारा सिलेबस कराना होता है, इसलिए इनसे पढ़ा रहा हूँ। वरना तो मैंने जो लेक्चर तैयार किए वो वैसे तैयार किए हैं लिख लिख के, ठीक है ना। मतलब साथ साथ में पढ़ाता रहता था, साथ साथ में उसको बताता रहता था। अब देखो, खनिज की बात करें, मिनरल की बात करें तो 14 है। इनमें से 6 होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी वृहद पोषक तत्व, और 8 कितने कौन से होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। 6 में से फिर इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भी 3 होते हैं और सेकेंडरी भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब प्राइमरी में कौन से आते रहते हैं? NPK, और सेकेंडरी में कौन से आते रहते हैं? CaMgS, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो कौन सा? ब्रोन, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। ये जो 8 जो है वो कौन से होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये। इसके बाद में अपने बात करते हैं पोषक तत्व और उनके प्राप्य। इसको एक सेकंड अपने बड़ा कर लेते हैं, इसको इधर साइड में ले आते हैं। अरे एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी,
ये है पोषक तत्व, उनके प्राप्य रूप। एक सेकंड रुकिएगा। पोषक तत्व और प्राप्य रूप की बात करते हैं तो कार्बन का क्या होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 और CO2 होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है भाई, NO3 माइनस और NH4 प्लस। NH4 प्लस क्या होता है, अमोनियम, और NH3 प्लस क्या होता है, अमोनिया। तो ध्यान रख लेना, अमोनिया और अमोनिया में फर्क होता है। उसके बाद फास्फोरस का होता है H2PO4 माइनस, पोटेशियम का होता है K प्लस, कैल्शियम का होता है Ca+2, मैग्नीशियम का होता है Mg+2, सल्फर का होता है SO4 माइनस 2। इसके बाद में बोरोन की बात करें तो H3BO3 माइनस, फेरस का होता है फेरस Fe+2 और Fe+3 यानी फेरस और फेरिक, मैग्नीज का होता है Mn+2, कॉपर का होता है Cu+2, जिंक का होता है Zn+2, मोलिब्डेनम का होता है MOO4 माइनस 2, क्लोरीन का होता है Cl-, निकल का होता है Ni+2। ठीक है ना। तो इनके प्राप्य रूप, अब जैसे एग्जाम के अंदर क्या है, अभी जैसे जो अपना यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूरी टेबल ही पूछ रही थी कि पोषक तत्वों के प्राप्य रूपों की सूची बनाइए, तो उसके अंदर आपको सारे जो पोषक तत्व हैं इनके प्राप्य रूपों की एक टेबल बना के देनी थी। ठीक है ना। तो ये प्राप्य रूप इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ जाती है, मतलब जो आपके ए पार्ट होता है पेपर का, यानी फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव आते हैं, वहां पे भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और थ्योरी में इसकी पूरी टेबल भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी। इसके बाद में एक सेकेंड, इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन सेकंड आता है बेस्ड ऑन कैटायन और एनायन। यदि आपको ये टेबल पूरी पता है ना प्राप्य रूप वाली, तो आपका अगले वाला क्लासिफिकेशन अपने आप होता जाएगा। हाँ जी। कैटायन कौन से होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो किस में आ जाएंगे, कैटायन में, और जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो आ जाएंगे एनायन में। जैसे अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और निकल, इन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, तो ये किस में आएंगे, कैटायन में। एनायन में नाइट्रेट, H2PO4 माइनस, SO4 माइनस 2, H3BO3, MO4 माइनस और क्लोरीन। ठीक है, ये -2 है। एग्जाम के अंदर इसका पूछ लिया जाता है कि ब्रोन का प्राप्य रूप क्या है, और जो कंपटीशन लेवल से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर न्यूट्रिएंट का। ठीक है ना, इसको अच्छे से कवर कर लेना। इसके बाद में थर्ड नंबर पे इसके क्लासिफिकेशन आता है हाँ जी, थर्ड नंबर पे आता है बेस्ड ऑन मेटल और नॉन मेटल के, यानी धातु और अधातु। तो मैंने आपको ट्रिक से भी कराया है, मेटल के अंदर कौन से आएंगे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे मेटल में आएंगे, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो किस में आएंगे, नॉन मेटल में आएंगे। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो पॉजिटिव वाले देखो, पोटेशियम पे पॉजिटिव होता है, कैल्शियम पे भी पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, फेरस पे पॉजिटिव, मैग्नीज पे पॉजिटिव, कॉपर पे भी पॉजिटिव, जिंक पे भी पॉजिटिव और निकल पे भी पॉजिटिव। ये सारे पॉजिटिव वाले मेटल हो गए। फिर नॉन मेटल में कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, इन सभी पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव वाले जो है वो नॉन मेटल होंगे, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन से होंगे भाई, मेटल होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपने फोर्थ क्लासिफिकेशन आता है मोबिलिटी के बेस पे, गतिशीलता या क्रियाशीलता के आधार पे। तो इसका प्लांट में अलग क्लासिफिकेशन होता है, सोइल में अलग होता है। तो प्लांट में इसका क्लासिफिकेशन 4 प्रकार का होता है, हाईली मोबाइल यानी अत्यधिक गतिशील, लेस मोबाइल यानी कम गतिशील, मीडियम मोबाइल यानी मध्यम गतिशील, और इमोबाइल यानी अगतिशील। तो हाईली मोबाइल के अंदर NPK और मैग्नीशियम आ जाएगा, लेस मोबाइल में सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और मोलिब्डेनम आ जाएगा, मीडियम मोबाइल के अंदर जिंक आ जाएगा, और इम मोबाइल के अंदर कैल्शियम और बोरोन आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, प्लांट के अंदर इसका 4 प्रकार का होता है, हाईली मोबाइल, लेस मोबाइल, मीडियम मोबाइल और इम मोबाइल। हाईली मोबाइल में NPK मैग्नीशियम, लेस मोबाइल में सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और मोलिब्डेनम, मीडियम के अंदर जिंक, और इम मोबाइल के अंदर कैल्शियम और बोरोन। हाँ जी। इसके बाद में चलते हैं अपने सोइल वाले। सोइल में सिर्फ 3 प्रकार का है, कौन कौन से, हाईली मोबाइल, लेस मोबाइल और इम मोबाइल। हाईली मोबाइल में सारे के सारे नेगेटिव वाले, सिर्फ पॉजिटिव वाला एक, कौन सा, मैग्नीज। मैंने इसी प्रकार से ट्रिक से खुद से नहीं याद किया, और आप भी मैं चाहूंगा कि ऐसे ट्रिक से याद रखें। यानी ये देखो सभी पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन से हो गए, हाईली मोबाइल, सिर्फ एक मैग्नीज पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ जी। लेस मोबाइल के अंदर अमोनियम, फिर कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम, ये होते हैं इसके अंदर लेस मोबाइल। और इम मोबाइल के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस। अब एग्जाम के अंदर ध्यान रखो, यहाँ पे इम मोबाइल के अंदर क्या आ रहा है, फास्फोरस, और यहाँ पे फास्फोरस किस में आ रहा है, हाईली मोबाइल में। तो एग्जाम में एक ही नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, यानी जो आपके तो आधे नंबर के आते हैं,
तो न्यू टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे के अंदर तो क्या होता है अत्यधिक गतिशील, लेकिन सोइल के अंदर क्या होता है भाई इमोबाइल होता है, अगतिशील होता है, तो कौन सा होता है फास्फोरस। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हाँ जी, फिर है अनिवार्यता की कसौटी, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट। तो किसने दिया था, आर्नोन और स्टाउट ने दिया था। कब, 1939 के अंदर, 1939 के अंदर आर्नोन और स्टाउट ने दिया था। और उसको रीडिफाइन किसने किया था भाई, आर्नोन ने किया था। कब, 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। तो इसने 3 क्राइटेरिया दिए थे। तो एग्जाम के अंदर जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि अनिवार्यता की कसौटी बताइए। तो आपको ये तीनों बता के आनी होती है कि किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा क्या करेगा, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। फिर सेकंड आता है कि किसी पोषक तत्व की कमी होने पर उसकी पूर्ति उसी न्यूट्रिएंट, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो उसी न्यूट्रिएंट, यानी यदि मान लो जैसे अपने को भूख लगी हुई है, रोटी, अपने को रोटी खानी है, अपने को कोई बोलते है समोसा खा लो, तो समोसे से थोड़ी देर भूख मिट सकती है, पूरी तो भूख नहीं मिटेगी। पूरी तो जब ही मिटेगी जब अपने रोटी खाएंगे। तो वही चीज है कि कोई पोषक तत्व की कमी होगी ना तो अपनी यदि वही पोषक तत्व देंगे तो ही उसकी पूर्ति होगी, वरना उसकी पूर्ति नहीं होगी। ये बात इसके अंदर कही गई थी। थर्ड था कि पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं वो उसकी उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके लिए क्या होती है, उसमें क्या होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, कौन होते हैं, न्यूट्रिएंट। तो ये तीनों की क्राइटेरिया आपको अच्छे तरह पता होना चाहिए कि जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया वो कौन कौन से हैं। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्हीं को 4 बना देते हैं। ध्यान रख लेना 3 ही होते हैं, लेकिन कुछ एक बुक के अंदर क्या है 4 भी बताए गए हैं, लेकिन मेनली 3 ही होते हैं। फिर आता है पोषक तत्व और उसके सूचक पौधे, यानी इंडिकेटर प्लांट। तो सबसे पहले अपने इंडिकेटर प्लांट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सूचक पौधे की। तो वे पौधे जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के विशेष लक्षण प्रकट करते हैं सूचक पौधे कहलाते हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन वाला लेक्चर लिया हुआ था उसके अंदर मैंने आपको इसकी अच्छे से डेफिनेशन भी लिखाई हुई थी, और यहाँ पे फिर आ गई डेफिनेशन, और एग्जाम के अंदर आती है कि सूचक पौधे यानी इंडिकेटर प्लांट की डेफिनेशन। ठीक है ना। तो यदि कोई विशेष यानी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के स्पेसिफिक जो सिम्टम्स हैं वो शो होते हैं, उसको बोल देते हैं अपने इंडिकेटर प्लांट। फिर है जैसे न्यूट्रिएंट और इंडिकेटर प्लांट। तो नाइट्रोजन का कौन सा होता है, कैबेज और कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और पत्ता गोभी। फास्फोरस का कौन सा होता है, सरसों यानी मस्टर्ड होता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम का आलू यानी पोटैटो होता है। सल्फर का क्या होता है, रिजका यानी लुसर्न होता है। कैल्शियम का टोमेटो यानी टमाटर होता है। बोरोन का सूरजमुखी यानी सनफ्लावर होता है। सोडियम का शुगर बीट यानी चुकंदर होता है। फेरस का ज्वार यानी सोरगम होता है। जिंक का धान यानी पैडी होता है। कॉपर का व्हीट या गेहूं होता है। और मैग्नीज और मोलिब्डेनम का क्या होता है, जई या ओट होता है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन से पौधे न्यूट्रिएंट का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है। मतलब जैसे मान लो नाइट्रोजन की यदि कमी हो रही है तो सबसे पहले लक्षण फूल गोभी और पत्ता गोभी पे शो होंगे। ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर प्लांट वाली आपको पता होना चाहिए, एक नंबर के अंदर इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने न्यूट्रिएंट और उनके सोर्स, मतलब जो पोषक तत्व है वो कहां से प्राप्त होते हैं, उनका स्रोत क्या है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वीडियो तो सही चल रही है। हाँ जी, न्यूट्रिएंट और उनके सोर्स की बात करें तो सल्फर और नाइट्रोजन का कौन सा होता है भी, ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ होता है। मेन सोर्स की बात करें कार्बनिक पदार्थ, मेन किसका सोर्स है तो याद रखना नाइट्रोजन का है। यदि नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप सल्फर पे टिक करके आओगे, यानी मेन सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर वो किसका है, नाइट्रोजन का है। फिर क्लोरीन और फास्फोरस का कौन सा है तो एपेटाइट है। कौन सा है भी, एपेटाइट। फिर पोटेशियम की बात करें तो माइका और फेल्डस्पार है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो डोलोमाइट, क्योंकि इसके डोलोमाइट का फॉर्मूला भी क्या होता है CaMgCO3 की 2। ठीक है ना। तो इसमें कैल्शियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया। तो डोलोमाइट जो किसका सोर्स है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सोर्स है। उसके बाद में ब्रोन की बात करें तो ब्रोन किसका सोर्स है भाई, टोरमेलिन का है। फेरस जो है, सॉरी, ब्रोन का सोर्स क्या है, टोरमेलिन है। फेरस का सोर्स क्या है, पायराइट। पायराइट का सूत्र क्या होता है, FeS2। ठीक है, तो इसमें फेरस आ गया। तो पायराइट जो है वो किसका सोर्स है, फेरस का है। उसके बाद में कॉपर की बात करें तो कॉपर का है चाल्कोपाइराइट और जिंक का है स्फेलेराइट। ठीक है, कॉपर का क्या है, चाल्कोपाइराइट, और जिंक का क्या है, स्फेलेराइट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दीजिएगा। हाँ जी, इसके बाद में आता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी इसकी भी कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये चार्ट पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कि पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बताइए। ठीक है, तो आप यदि चार्ट भी बना के आ जाते हो तो एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर देगा, क्योंकि उसके बाद में थ्योरी लिखो, उसमें कुछ भी लिखो, एग्जामिनर को पता है कि इसने टेबल में सारा कुछ समझा दिया, तो अपने को थ्योरी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
माइक चल रहा है ना। ओड लीव्स, मिडल लीव्स, न्यू लीव्स और टर्मिनल बड। तो ओड लीव्स पे यानी पुरानी पत्तियों पे कौन कौन से पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के जो सिम्टम्स शो होते हैं वो ओड लीव्स पे होते हैं। मिडल लीव्स पे सिर्फ जिंक के शो होते हैं। न्यू लीव्स यानी नई पत्तियों पे सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर इनके शो होते हैं, ठीक है। और टर्मिनल बड पे कैल्शियम और ब्रोन, यानी शीर्ष भाग है उस पे किसके लक्षण दिखाई देंगे? तो कैल्शियम और ब्रोन के देंगे। बहुत बार एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि टर्मिनल बड पे कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो होते हैं। यदि उनमें कैल्शियम और ब्रोन ऑप्शन है तो कैल्शियम और ब्रोन पे अपने को टिक करना होगा। इसके बाद में बात करें ओड लीव्स यानी पुरानी पत्तियों में, क्लोरोसिस जो है वो किससे होती है? अभी नाइट्रोजन से होती है। और इंटरवेनियस क्लोरोसिस किससे होती है? मैग्नीशियम से होती है। क्लोरोसिस का मतलब हो गया पूरी की पूरी पत्ती का पीलापन, और इंटरवेनियस क्लोरोसिस यानी वेन्स के बीच का जो पार्ट होता है वो येलो हो जाता है, वेन्स क्या होती है? हरी रहती है। आज तो गर्मी उमस बहुत ज्यादा है। मिडल लीव्स की बात करें, मिडल लीव्स में सिर्फ जिंक के शो होते हैं। न्यू लीव्स नई पत्तियों पे सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर के होते हैं, जिसमें क्लोरोसिस किससे होती है? भाई सल्फर से होती है। और इंटरवेनियस क्लोरोसिस किससे होती है? मैग्नीज से होती है। तो पूछा जा सकता है कि नई पत्तियों में क्लोरोसिस किससे होगी? तो सल्फर से। और इंटरवेनियस क्लोरोसिस किससे होगी? तो मैग्नीज से होगी। ये आपको मैंने प्लाट बनाकर उसका बता दिया कि नई पत्तियां थी उनमें इसके, मिडल पे इसके, और ओल्ड लीव्स पुरानी पत्तियों पे इसके, ठीक है ना। और जो फेरस होता है उससे पूरी की पूरी पत्ती सफेद हो जाती है, यानी कंप्लीटली व्हाइट हो जाती है लीव्स, किससे? फेरस की डेफिशिएंसी से। हाँ जी। उसके बाद में अपने एक न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन वाला क्या है, उस दिन नेट नहीं चल रहा था तो सेव नहीं हो पाया। नाइट्रोजन का बेसिक बता देता हूँ। एक तो क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कौन सा? नाइट्रोजन। अगर यदि कोई प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो वो किससे हो रही है? नाइट्रोजन से हो रही है। सेकंड चीज, जो क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। लेकिन यदि मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो आपको कंपोनेंट कौन बताना होगा? नाइट्रोजन। ध्यान रख लेना, क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट मैग्नीशियम होता है। तो नोट लगा के लिख भी सकते हो कि मेन कंपोनेंट है वो मैग्नीशियम होता है, लेकिन यदि मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो अपने नाइट्रोजन पे टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से जो नाइट्रोजन की डिजीज है वहां से भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है? एक तो बटनिंग डिजीज हो जाती है, एक स्टारवेशन डिजीज हो जाती है। और एक्सेस से क्या हो जाती है? एक होलो हाइट हो जाती है किसमें? आलू के अंदर। और एक हो जाती है होलो स्टेम किसके अंदर? कॉलीफ्लावर के अंदर। तो ये होती है एक्सेस से। लेकिन यदि बात करें होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो वो बोरॉन की डेफिशिएंसी से होती है। ध्यान रख लेना, यदि होलो स्टेम कॉलीफ्लावर में पूछा हुआ है और पूछा हुआ है कि किसकी कमी से होती है तो अपने को उस पे ब्रोन पे टिक करना होगा। और किसकी अधिकता से होती है तो अपने को किस पे टिक करना होता है? भाई नाइट्रोजन पे टिक करना होता है। इसके बाद में अपने आते हैं फास्फोरस पे। तो फास्फोरस जो है उसमें वो क्या काम करता है? रूट डेवलपमेंट का काम करता है, यानी जड़ निर्माण में क्या होता है भाई? सहायक होता है। कौन? फास्फोरस। उसके बाद में कोशिका विभाजन में सहायक होता है, लेकिन याद रख लेना जो कैल्शियम होता है वो कोशिका विभाजन और कोशिका बढ़ाव यानी सेल डिवीजन और सेल इनोगेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम होता है। लेकिन सेल डिवीजन सीधे पूछा हुआ है तो सिर्फ फास्फोरस, लेकिन सेल डिवीजन और सेल इनोगेशन पूछा हुआ है तो अपने कैल्शियम पे टिक करेंगे। इसके बाद में इसको क्या बोला जाता है? इससे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आता है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का मतलब यदि फास्फोरस की एक्सेस हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसके अंदर एंथोसाइनेट पिगमेंट जो है उसके कारण पत्तियां जो है पर्पल कलर की हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। और एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि पर्पल कलर की लीव जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट के द्वारा होती है? तो याद रखना फास्फोरस के द्वारा होती है। इसको की ऑफ लाइफ बोला जाता है और एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी और एडीपी का निर्माण करता है। और की ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि की ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं या एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? तो याद रख लेना फास्फोरस को ही बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है? सिकल लीफ रोग हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि सिकल लीफ रोग किससे होता है? तो किससे होता है? फास्फोरस से होता है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिसमैन भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायता करता है, यानी स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के संश्लेषण के लिए भी उत्तरदायी होता है। कौन सा? पोटेशियम होता है। एक सेकेंड इधर चला गया, ठीक है। उसके बाद में हिडन अगर भी इसको बोलते हैं। अब हिडन अगर क्या होती है? मान लो कोई न्यूट्रिएंट है उसकी
डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो नहीं हो रहे प्लांट पे, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर उसकी क्या हो रही है, हानि हो रही है, उसके अंदर लॉस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हिडन हंगर। मतलब कोई पौधा किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन उत्पादन में क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, उसी को बोल देते हैं अपने हिडन हंगर या छुपी हुई भूख, हिंदी में बोलते हैं छुपी हुई भूख। फिर आता है पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप, यानी लग्जरी कंजप्टिव का मतलब हो गया जो पोटेशियम को ज्यादा चाहती है, ठीक है ना, सोना बाबू वाला नहीं है कि ज्यादा चाहने वाला, ये है कि कौन सी क्रॉप्स को सबसे ज्यादा पोटेशियम पसंद है, याद रख लेना, शुगर केन, पोटैटो, बनाना और शुगर बीट। शुगर केन, पोटैटो, बनाना और शुगर बीट क्या है, पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप, तो उसकी 2-3 लाइनें लिख के उसके बाद में इसके एग्जाम्पल बता देना, तो एग्जामिनर आपको पूरा 1 नंबर देगा। हाँ जी, इसके बाद करते हैं कि इससे लीफ स्क्रॉचिंग एंड बर्निंग रोग हो जाता है, यानी पत्तियां आगे से क्या है, जली हुई और मुरझाई हुई दिखाई देने लग जाती है। हाँ जी, इसके बाद में आता है ये है इंटरवेनियल क्लोरोसिस का, कि देखो वेन्स जो है वो ग्रीन पड़ी है, लेकिन बीच का पार्ट जो है वो येलो हो गया, ये होती है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। हाँ जी, उसके बाद में आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है, रूट टिप और शूट टिप के निर्माण में सहायता करता है। अब देखो, जिन लोगों ने क्लासें नहीं लगाई होती उनका भी सिलेबस कवर हो रहा है, जिन लोगों ने लगाई हुई थी उनका रिवीजन हो रहा है, तो सभी को बेनिफिट मिलना है इस क्लास से। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार हैं तो उन तक ये मतलब वीडियो शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं ये क्या करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अभी कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, तो कैल्शियम इसके अंदर आएगा, तो याद रख लेना कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायता करता है। इसकी कमी से हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और विप लाइक किससे बनती है, बोरॉन की डेफिशिएंसी से, हुक लाइक कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। यह विभ्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के निर्माण में सहायता करता है। इसके बाद में इसकी कमी से होने वाले रोग तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये है ब्लॉसम एंड रोट। अभी देखो जो कल मैंने पैथो वाली क्लास ली थी तो उसमें भी पूछा हुआ था ना ब्लॉसम एंड रोट का, तो याद रख लेना ये मैंने क्लास में आपको कराया हुआ था, ठीक है ना। तो ब्लॉसम एंड रोट जो है वो भी इसकी डेफिशिएंसी से होता है, जो टोमेटो में होता है। कैविटी स्पॉट होता है कैरेट के अंदर, बिटर पिट होता है एप्पल के अंदर, और पॉपिंग हो जाता है ग्राउंडनट के अंदर। मतलब जो मूंगफली है उसमें दाना नहीं बनता है, वो होता है पॉपिंग। तो ये पॉपिंग वाला भी किससे होता है, अभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्तियों में क्या हो जाता है, अभी अंतःशिरा रोग हो जाता है, यानी अंतःशिरा का मतलब हो गया इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाती है। सेकंड है ये क्लोरोफिल व पोरफाइन रिंग का निर्माण में सहायक होता है, यानी मेन कंपोनेंट वो कौन सा है क्लोरोफिल का, अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन वाले में कौन सा है, मैग्नीशियम है। लेकिन यदि मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं होता है तो अपने किस पे टिक करते हैं, याद रख लेना, अपने टिक करते हैं मैग्नीशियम, यदि ऑप्शन में नहीं होता है तो नाइट्रोजन पे टिक करते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज मालूम होनी चाहिए। मेरे को ऐसे कैसे लग रहा है वीडियो सही नहीं बन रही, ठीक है। उसके बाद में है इसकी डेफिशिएंसी होने वाले रोग, तो एक हो जाता है सैंड्रोम, इसमें तंबाकू में टोबैको के अंदर हो जाता है। एक हो जाता है ग्रास टिटेनी डिजीज। अब ये ग्रास टिटेनी डिजीज जो है वो प्लांट के अंदर नहीं होती, वो एनिमल्स के अंदर होती है। मान लो यदि आपने पशुओं को जो चारा डाला है उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी थी, तो उससे पशुओं में रोग हो जाएगा कौन सा, ग्रास टिटेनी डिजीज, ठीक है ना, तो याद रख लेना इसको। फिर आता है सल्फर। तो सल्फर क्या करता है, एमिनो अम्ल के संश्लेषण में यानी उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन से अमीनो अम्ल, सिस्टीन, साइस्टीन और मिथ्योनिन, इन तीनों अमीनो अम्ल के सिंथेसिस में हेल्प करता है कौन सा, सल्फर। और जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उनमें ऑयल फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी तेल निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो येलोविंग इंटी यानी चाय में पीलापन, और कप लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है मस्टर्ड की। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि कप लाइक स्ट्रक्चर जो है मस्टर्ड की वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, तो कौन से होती है, सल्फर से। इसके बाद में मूंगफली की जो पत्तियां है वो वी आकार की हो जाती है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रोग है जो किससे होता है, सल्फर से होता है। लेकिन वो जो अभी पढ़े थे अपनों ने कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या येलोविंग इंटी, तो वो क्या थे, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले थे ये। लेकिन ये क्या है, इसकी अधिकता यानी टॉक्सिसिटी, सल्फर की टॉक्सिसिटी से होने वाला रोग है कौन सा, अकोची रोग, ठीक है ना। तो अकोची रोग जो है वो सल्फर यानी H2S की अधिकता, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसकी अधिकता से होता है धान के अंदर। तो एग्जाम के अंदर सल्फर पूछा जाए तो सल्फर या गैस दी हो तो गैस का नाम बताएंगे अपने। फिर आता है ब्रोन। अब इतने देर अपन जो पढ़े वो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट थे, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टार्ट हो गए जिनकी 1 ppm से कम रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्रो जिनकी 1 ppm से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला आता है ब्रोन माइक्रो के अंदर। ये क्या करता है, प्रागनलिका के निर्माण में सहायता करता है। अब प्रागनलिका क्या होती है, अभी एक मेल पार्ट होता है प्लांट के अंदर,
ठीक है ना, पराग अपने बोलते हैं ना, पोलन, तो ठीक है ना, तो याद रख लेना। अब ये क्या आ गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी जो जनन तंत्र है उससे रिलेटेड कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो बोरॉन होता है। इसके बाद में ये क्या करता है, जो पोटेशियम और कैल्शियम अनुपात होता है उसको मेंटेन करता है। इसकी कमी से पौधे में शीर्ष भाग में क्या हो जाता है, लक्षण दिखाई देते हैं, यानी जो टर्मिनल बड है उस पर इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो होते हैं। इसकी कमी से शीर्ष भाग जो है उसमें विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कौन सी स्ट्रक्चर, विप लाइक, और हुक लाइक इससे बनती है कैल्शियम से, और विप लाइक इससे बनती है बोरॉन से बनती है। इसके बाद में रोग की बात करें तो रोग कौन सा हो जाता है, फ्रूट क्रैकिंग, और ब्रोन से बहुत ज्यादा डिजीज होती है। तो एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ सकता है, दोनों एक नंबर की जो डेफिनेशन आती है कि ब्रोन से होने वाले कोई 4 रोग बताइए, तो कौन से अपने बता सकते हैं, फ्रूट क्रैकिंग बता सकते हैं, फ्रूट हार्डनेस। अब देखो फ्रूट क्रैकिंग ज्यादातर अपने को किसमें दिखती है, अनार के अंदर दिखती है। फ्रूट हार्डनेस यानी फ्रूट हार्ड हो जाएगा। हैंड एंड चिकन डिजीज हो जाती है ग्रेप्स के अंदर, उसके अंदर मतलब क्या, छोटे छोटे अंगूर बनते हैं ना, अंगूर का साइज बड़ा नहीं होता। हेलो होलोस्टेम इन कॉलीफ्लावर, अभी मैंने बताया था कि यदि होलोस्टेम कॉलीफ्लावर के अंदर पूछे तो डेफिशिएंसी तो बोरॉन की, लेकिन एक्सेस किसकी, नाइट्रोजन की। इसके बाद में होलोहाइड हो जाती है ग्राउंडनट के अंदर, लेकिन यदि बात की जाए पोटैटो के अंदर तो नाइट्रोजन की अधिकता से होती है, लेकिन ग्राउंडनट के अंदर होलोहाइड बोरॉन की डेफिशिएंसी से होती है। फिर हो जाती है नेक्रोसिस किसके अंदर, आंवला के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं फेरस की, तो फेरस ही लेग हीमोग्लोबिन का घटक है, ठीक है ना। इसकी अधिकता से धान में कौन सी रोग हो जाता है, अभी ब्रोंजिंग डिजीज हो जाती है धान में, यानी पेडी के अंदर कौन सी डिजीज हो जाएगी, ब्रोंजिंग, किससे, फेरस से, मतलब जंग लगा हुआ सा दिखाई देगा। अब नोट लगा के लिख लेना कि यदि अमरूद की बात करेगा तो अमरूद में ब्रोंजिंग होती है जिंक से, ठीक है। पेडी के अंदर ब्रोंजिंग किससे होती है, फेरस से, लेकिन गुआवा यानी अमरूद के अंदर ब्रोंजिंग पूछी जाएगी तो वो किससे होती है, जिंक से होती है। इसके बाद में इसकी पूरी पत्ती क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यदि फेरस की कमी है तो आपकी पूरी की पूरी पत्ती सफेद हो जाएगी, कंप्लीट जो लीफ है वो व्हाइट हो जाएगी। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज भी क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन का क्या है, घटक है। यह क्लोरोप्लास्ट का घटक है। देखो क्लोरोफिल का कौन सा है, मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो नाइट्रोजन, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का घटक कौन सा है अभी, तो क्लोरोप्लास्ट का याद रख लेना मैग्नीज है। तो एग्जाम के अंदर बहुत बार ये इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का घटक कौन सा है, तो मैग्नीज है। फिर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो एक हो जाता है ग्रे स्पाइक डिजीज, किसके अंदर, ओट यानी जई के अंदर हो जाता है। उसके बाद में लिटिल लीफ हो जाता है एप्पल के अंदर, तो छोटी पत्ती रोग, जितने भी छोटी पत्ती रोग है वो जिंक से होते हैं, लेकिन एप्पल की बात करेंगे तो एप्पल किससे होता है, मैग्नीज से होता है। इसके बाद में फला ब्लाइट हो जाती है आंवले के अंदर, लेकिन यदि इसकी अधिकता से बात करें तो अधिकता से होता है कपास के अंदर क्रिंकल लीफ डिजीज, ठीक है ना। तो मैग्नीज की अधिकता से जो कपास है उसके अंदर क्या हो जाता है, क्रिंकल लीफ रोग हो जाता है। हाँ जी, कॉपर, ये इलेक्ट्रॉन करियर है। इलेक्ट्रॉन करियर क्यों, क्योंकि अपने घरों में जो वायरिंग की जाती है वो भी किसकी होती है, अभी कॉपर की होती है, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनोन, इसका क्या होता है, घटक होता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो याद रख लेना, एक तो होता है डायबेक, जो किसमें होता है, सिट्रस में। गमोसिस हो जाता है सिट्रस के अंदर। रिक्लेमेशन डिजीज हो जाती है क्रॉप्स के अंदर, और व्हाइट टिप हो जाती है मेज के अंदर, ठीक है ना। किससे हो जाती है, मेज के अंदर व्हाइट टिप। और अभी यदि अभी जिंक पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगी, व्हाइट बड। तो कंफ्यूज मत होना, व्हाइट टिप मेज में तो वो किससे होगी, कॉपर से, लेकिन व्हाइट बड की बात करेंगे वो होगी जिंक से, ठीक है ना। तो व्हाइट टिप किससे होती है, कॉपर से होती है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया जिंक। ये क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ऑक्सीजन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पांसिबल है, तो जिंक है। अब जो इस साल जेआरएफ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया था कि जिंक ऑक्सीजन हार्मोन के सिंथेसिस यानी संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, जिंक होता है। फिर इसकी कमी से होने वाले रोग, तो खेरा डिजीज हो जाती है पेडी के अंदर, और यानी धान में खेरा रोग। इसको किसने डिस्कवर किया, भाई नेने ने, पंतनगर के अंदर 1966 के अंदर। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि खेरा रोग है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो भाई नेने ने डिस्कवर किया था। कहां पर, पंतनगर के अंदर, कब, 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। फिर इसकी कमी से एक और रोग होता है व्हाइट बड। अभी मैंने बोला था व्हाइट टिप कॉपर से, व्हाइट बड जिंक से। फिर लिटिल लीफ हो जाती है क्रॉप्स के अंदर, और लेकिन एप्पल के अंदर लिटिल लीफ किससे होती है, मैग्नीज से। रोजेट डिजीज हो जाती है एप्पल के अंदर, और ब्रोंजिंग हो जाती है गुआवा के अंदर। और पेडी के अंदर ब्रोंजिंग किससे होती है, फेरस से, और गुआवा के अंदर जिंक से। ये होती है गुआवा के अंदर ब्रोंजिंग, मतलब पूरे प्लांट हाउस पे जंग सा दिखाई देता है। अपने ऐसे अमरूद देख लेते हैं तो खा भी लेते हैं, क्या है, ऐसे लग रहा है ना,
थोड़ा बहुत खराब हुआ है, उसको अपने खा लेते हैं। हो मोलिब्डेनम। हाँ जी, मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। यह नाइट्रेट रिडक्टेज का घटक भी है, यानी कंपोनेंट किसका है, नाइट्रेट रिडक्टेज का है। इसके बाद में इसकी डेफिशिएंसी से फूलगोभी में विप्टेल रोग हो जाता है, और फूलगोभी में एक कुपिंग रोग भी होता है। तो फूलगोभी में विप्टेल, वो भी मोलिब्डेनम से, और कुपिंग वो भी मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होता है। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये प्रकाश संश्लेषण में क्या है, वाटर स्प्लिटिंग का कार्य करता है, यानी जल स्प्लिटिंग का कार्य करता है। इसको तंबाकू व स्टार्च वाली फसलों में नहीं देना चाहिए। बहुत बार एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि स्टार्ची क्रॉप के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं देना चाहिए, तो कौन सा नहीं देना चाहिए भाई, क्लोरीन नहीं देना चाहिए। इसके बाद में निकल की बात करें तो ये यूरियस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यानी जो यूरियस एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को बताता है। और बीजों की जीवन क्षमता यानी सीड विएबिलिटी के लिए जो है वो कौन सा न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल होता है, तो निकल न्यूट्रिएंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सीड विएबिलिटी के लिए। उसके बाद में आता है मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, जो किसने दिए थे, निकोलसन ने दिए थे। किसने दिए थे, निकोलस ने दिए थे, सॉरी निकोलस ने दिए थे 1961 के अंदर। इन्होंने दिए थे 4 मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, जिनमें से पहला सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट और वेनेडियम। सिलिकॉन का प्राप्य रूप होता है SiOH4, सोडियम का होता है Na+2, कॉपर का होता है CO+2 और वेनेडियम का होता है V+5। सिलिकॉन जो है वो जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक स्टेज के लिए, ठीक है ना, और शुगर केन, पोटैटो और बनाना और मस्टर्ड इनके अंदर ये देना पड़ता है। सोडियम जो है ये हेलोफाइट प्लांट के लिए आवश्यक होता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि होलोफाइट प्लांट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सोडियम। उसके बाद में कोबाल्ट की बात करें तो विटामिन B12 का घटक है ये, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। लेकिन वेनेडियम जो है वो बीजे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। ये है एल्गी की फोटो। फिर आता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। ये भी किसने दिए थे भाई, निकोलस ने दिए थे 1963 के अंदर। मेटाबॉलिक 1961 में दिए गए थे, और अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो 1963 में दिए गए थे। मतलब जिनकी 1 ppb यानी पार्ट पर बिलियन से भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको बोल देते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये कौन से हैं, तो कोबाल्ट और मोलिब्डेनम 2 अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। हाँ जी, इसके बाद में आता है न्यूटन और उनके साइंटिस्ट, यानी किसने उनको खोजा था, उसकी खोज किसने की। तो एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, ये है न्यूटन और ये इनके साइंटिस्ट। तो कार्बन की खोज की थी प्रिस्ले ने, नाइट्रोजन की खोज डी सोसर ने की, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की खोज स्प्रेंजर ने की थी, सल्फर की खोज सेचस एंड नोक ने की थी, ब्रोन की खोज वरिंगटन ने की थी, फेरस की खोज ग्रीस ने की थी, मैग्नीज की खोज हार्ग्यू ने की थी, कॉपर की और जिंक की दोनों की खोज की थी सोमर ने, मोलिब्डेनम की खोज की थी आर्नोन ने, क्लोरीन की खोज की थी ब्रोयर ने, और निकल की खोज की थी ब्राउन ने। तो ये साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए भाई। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट की खोज किसने की थी। उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। ये मैंने आपको कराया हुआ भी है ऑब्जेक्टिव वाली क्लास के अंदर। तो मास फ्लो उसके द्वारा कौन से न्यूट्रिएंट जो है प्लांट के अंदर जाते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं कि मास फ्लो के द्वारा कौन से न्यूट्रिएंट का स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का। डिफ्यूजन के द्वारा फास्फोरस और पोटेशियम, और रूट इंटरसेप्शन के द्वारा एनी माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व वो रूट इंटरसेप्शन के द्वारा जाता है। डिफ्यूजन के द्वारा फास्फोरस, पोटेशियम, और मास फ्लो के द्वारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ये चीज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाली क्लास के अंदर करवाई थी। ये होती है बिटर पिट एप्पल के अंदर, देखा होगा ना एप्पल के अंदर ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन धब्बे दिखाई देते हैं अपने को। ये होती है बिटर पिट, जो किससे होती है अभी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। और अपने क्या करते हैं, इसको ये ऊपर वाला छिलका थोड़ा सा उतारा और खा लिया, है ना, ठीक है, थोड़ा सा छिलका उतार के खा लेते हैं। तो वो ध्यान रखना ना, ये डिजीज है। ये था आपका न्यूट्रिएंट चैप्टर। अब अपने स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये रहा, ये जितने देर तक आ रहा है तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से आया तो है डाउनलोड होके बोर्ड, टू साइड पेन करते हैं। अब देखो वैसे ना आपने अलग अलग लेक्चर देखने हैं, ठीक है ना, मतलब पूरी थ्योरी देखनी है तो उसके लिए
मैंने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में उनके सारे लिंक मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूँ मैं। हाँ जी, मैन्योर की बात करते हैं खाद की। तो मैन्योर शब्द है वो, खाद जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्लांट रेजिड्यू और जंतु जो सॉरी एनिमल रेजिड्यू होते हैं यानी पादप अवशेष और जंतु अवशेष होता है, उसका डीकम्पोजिशन होता है यानी अपघटन होता है और उससे क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। खाद का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, पादप अवशेष, और द्वितीयक स्रोत क्या होता है भाई, जंतु अवशेष होता है। खाद निर्माण में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, मॉइस्चर यानी नमी की होती है। उसके बाद बात करें खाद के मृदा की भौतिक दशा पे प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ मैन्योर ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो मृदा संरचना में क्या होगा, सुधार होगा यानी इंप्रूव्ड सोइल स्ट्रक्चर। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, क्रमबद्ध स्ट्रक्चर होती है। फिर एरेशन में भी इंप्रूवमेंट होएगा यानी मृदा में वायु संचार वो बढ़ेगा, एरेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, एक सेकंड वीडियो चालू है क्या, फिर ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मृदा में नमी की मात्रा भी बढ़ेगी यानी मॉइस्चर भी इंक्रीज होएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, मृदा में स्थूल घनत्व क्या होएगा, कम होएगा। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि मॉइस्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मॉइस्चर बल्क डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीडी लिखा जाता है, ठीक है ना, बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किससे, मैन्योर से। ध्यान रख लेना, जब पोरोसिटी बढ़ेगी, वायु संचार बढ़ेगा, पोरोसिटी बढ़ेगी, तो बल्क डेंसिटी हमेशा ही घटेगी। अच्छा, टेक्सचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यार ध्यान रख लेना कि टेक्सचर पे है नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्यों, क्योंकि टेक्सचर क्या होती है, सोइल की एक परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, इस पे कोई सी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका पीएच मान। अब देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है भाई, उसका डीकम्पोजिशन होएगा, डीकम्पोजिशन होने से एसिड बनेंगे और एसिड बनने से पीएच कम हो जाएगी। ध्यान रख लेना, मृदा में पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उसकी पीएच है वो लो हो जाती है, सीईसी बढ़ जाती है। सीईसी का मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्योंकि ह्यूमस जो है ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी जो है वो 150 से 300 होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान रख लेना, यदि ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो सीईसी बढ़ जाएगी। ओएच आयनों की सांद्रता, अब देखो पीएच कम होगी, कम होने से एच आयन जो बढ़ेंगे और ओएच आयन कम होंगे। एच आयनों की सांद्रता तो बढ़ जाएगी, लेकिन ओएच आयनों की सांद्रता है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता वो बढ़ जाएगी, और पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता यानी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद में जैविक दशा पे क्या प्रभाव, तो एक होते हैं नंबर बेसिस पे, एक होते हैं वेट बेसिस यानी मास के आधार पे, ठीक है ना। तो वेट बेसिस पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स कम और फंगी उससे भी कम। लेकिन मास बेसिस पे या वेट बेसिस पे देखें तो फंगी सबसे ज्यादा, एक्टिनोमाइसीट्स और बैक्टीरिया। अब ये क्रॉस क्यों हुआ, तो ध्यान रख लेना, बैक्टीरिया क्या होते हैं यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, फंगस क्या होते हैं मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं। तो संख्या के आधार पे तो बैक्टीरिया ज्यादा हो सकती है, लेकिन वे जो बैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर है तो उसका वेट कम होगा, और फंगस क्या है इसका ये मल्टीसेलुलर होता है, इसका वेट भी ज्यादा है। तो वेट बेसिस में फंगस सबसे ज्यादा होते हैं और नंबर बेसिस पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद में अपने, अरे रुको एक सेकेंड, ठीक है, एफआईएम की बात करते हैं, गोबर की खाद, ठीक है। तो गोबर की खाद में एनपीके कंटेंट की बात करें तो एनपीके कितना होता है 0.50, 0.25 और 0.50, यानी 0.50% नाइट्रोजन होती है, 0.25% फास्फोरस होता है, 0.85 क्या होता है पोटास होता है। गोबर की खाद बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो ट्रेंच विधि है, जिसको सीएन आचार्य ने डिस्कवर्ड किया था। और इस विधि की मुख्य विशेषता क्या है, इसके अंदर 1 मीटर गहराई रखी जाती है, यानी जो डेप्थ होती है ट्रेंच की वो कितनी होती है 1 मीटर होती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर यानी खाद का वर्गीकरण, तो 2 प्रकार की होती है। एग्जाम के अंदर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खाद का वर्गीकरण कीजिए। ध्यान रखना 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थूल कार्बनिक खाद और एक होती है सांद्रित कार्बनिक खाद। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि खाद का वर्गीकरण कीजिए और एफआईएम यानी गोबर की खाद बनाने की विधि लिखिए, ठीक है ना, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एफआईएम। ध्यान रख लेना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थूल कार्बनिक खाद और एक होती है सांद्रित, यानी स्थूल को बोलते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड होती है सांद्रित, ठीक है। अब जो स्थूल कार्बनिक खाद होती है उसकी परिभाषा क्या बनेगी, वह खाद जिसमें ऑर्गेनिक मैटर तो ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कम होते हैं। बट जब कंसंट्रेशन की बात आएगी तो ऑर्गेनिक मैटर कम होंगे लेकिन न्यूट्रिएंट उसके अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एफआईएम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मुर्गी खाद, भेड़ बकरी की खाद, ठीक है ना। तो ये इसके ऑप्शन बनते हैं। कंसंट्रेटेड की बात करें तो हड्डी की खाद यानी बोन मील, बोन की खाद यानी ब्लड मील, फिश मील, फिर
पक्षियों की खाद यानी बर्ड गुआनो, फिश गुआनो, ठीक है, रो बोन मिल हो गया, स्टीम बोन मिल हो गया, केक्स होगी, खलियां होगी, ये सारी कंसंट्रेटेड के अंदर आती है। तो अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सांद्रित कार्बनिक खाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, तो कौन सी होगी भाई इनमें से, यदि कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो आपकी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होगी, वो उसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, इसके बाद में आते हैं हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, खेत में खड़ी फसल को पुष्पन अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देना क्या कहलाता है, हरी खाद देना कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है इन सिटू, एक होती है एक्स सिटू। इन सिटू उसी स्थान पे यदि फसल को अपने दबा देते हैं तो उसको इन सिटू बोलते हैं, और यदि यहाँ से दूसरे खेत के अंदर लेके जाएंगे तो उसको एक्स सिटू बोलते हैं। जो एक्स सिटू होती है इसको ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी बोला जाता है, यानी हरी पत्ती खाद भी बोलते हैं। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि निम्न किसी में से कौन सी हरी पत्ती खाद का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए हरी पत्ती खाद का उदाहरण कौन सा है। कहे तुम ग्रीन मैन्योरिंग देखा और देखो गवार, ढेंचा, इनमें से किसी पे टिक करके आ जाओगे, तो ध्यान रख लेना गवार, ढेंचा, सनई, मूंग, मोट, ये यानी क्लस्टर बीन हो गया, ढेंचा हो गया, सनहेम्प हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया, ये कौन से होते हैं आपके इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग के उदाहरण होते हैं। और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के उदाहरण होते हैं ग्लिसरीडिया, महुआ और कर्ण। सबसे ज्यादा ऑप्शन में दिखता है ग्लिसरीडिया, मैंने ऑब्जेक्टिव वाले कराए थे ना, उसमें देखा था अपनों ने, ज्यादातर ग्लिसरीडिया ही ऑप्शन में आया हुआ था। और यदि अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से वो लेक्चर देख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं कंपोस्ट की। तो कंपोस्ट जो है, एक होती है फार्म कंपोस्ट, एक होती है अर्बन, यानी फार्म यानी खेत से जो अपशिष्ट दिया जाता है उसको फार्म कंपोस्ट, और शहरी कंपोस्ट जो शहर का कूड़ा कचरा होता है उससे जो खाद तैयार की जाती है उसको बोल देते हैं अर्बन कंपोस्ट। तो फार्म कंपोस्ट में तो 0.5% नाइट्रोजन होती है, लेकिन अर्बन कंपोस्ट यानी शहरी कंपोस्ट में लगभग 1.5% तक नाइट्रोजन होती है। इसके बाद में कंपोस्ट बनाने की विधियों की बात करें तो एक होता है इंदौर मेथड और एक होता है बेंगलोर मेथड। इंदौर विधि की बात करें तो ये क्या है, एरोबिक मेथड है यानी वायवीय विधि है। इसको हिप विधि भी बोलते हैं यानी हिप मेथड भी बोला जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट होवार्ड ने की थी। इसके बाद में बेंगलोर मेथड की बात करें तो CN आचार्य ने इसको डिस्कवर किया था, इसको एनारोबिक मेथड बोलते हैं, अवायवीय विधि बोला जाता है। और उसके बाद में नाडेव मेथड जो नाडेव काका ने डिस्कवर किया था, और नाडेव काका कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट बनाने की विभिन्न विधियों की सूची बनाइए और किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो इन तीनों में से कोई एक विधि रट के चले जाना, उसका वर्णन करके आ जाना। ज्यादातर बच्चे नाडेव कंपोस्ट लिख के आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, बाकी मैंने क्लास में आप सभी को सारा करवाया हुआ है। उसके बाद में केक्स खलियों की बात करें तो खलियां क्या होती है, खलियों का जो CN अनुपात होता है, CN रेशियो वो कितना होता है, 3:5, 3:5 होता है। उसके बाद खलियां दो प्रकार की होती है, एक होती है एडिबल और एक होती है नॉन एडिबल, यानी खाद्य खलियां और अखाद्य खलियां। अब खाद्य खलियों में भी एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे मूंगफली की खली, कुसुम की खली, कपास की खली, तिल की खली, सरसों की खली, अलसी की खली और नारियल की खली। इनमें कई बार नाइट्रोजन कंटेंट पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रख लेना मूंगफली की खली में 7.2, कुसुम की खली में 7.9, कपास की खली में 6.4, उसके बाद में तिल में 6.2, सरसों में 5.2, अलसी में 4.9 और नारियल में 3। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खली के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, तो किसमें होती है, कुसुम, और कुसुम ऑप्शन में नहीं है तो मूंगफली। उसके बाद में अखाद्य खलियां, नॉन एडिबल केक, नॉन एडिबल केक के अंदर 4 आती हैं। नीम खली यानी नीम केक के अंदर होता है 5.2% नाइट्रोजन, अरंडी की खली यानी कास्टर केक के अंदर 4.2% नाइट्रोजन, करंज में होता है 3.9% और महुआ में होता है 2.5%। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य खली है, इनमें से यदि कोई ऑप्शन दिया है तो खाद्य खली का ये। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, अरंडी की जो खली होती है कास्टर केक होता है, तो अपने को लगता है कि यार ये भी तो खाने वाले केक है। ध्यान रख लेना कास्टर केक, इसीलिए मैंने डबल स्टार लगा रखे हैं, कास्टर केक जो होता है वो नॉन एडिबल होता है, और ज्यादातर एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन दिखता है, ठीक है ना। तो यदि नॉन एडिबल का पूछा जाए आपसे तो उसमें कास्टर पे अपने को टिक करना है। हाँ जी, इसके बाद में ब्लड मील, बोन मील, बर्ड गुआनो, फिश गुआनो, रो बोन मील और स्टीम बोन मील। इनमें नाइट्रोजन की बात करें तो ब्लड मील में होती है 10 से 12, बोन मील में 11 से 12, बर्ड गुआनो में 7 से 8%, फिश गुआनो में 7% नाइट्रोजन और 8% क्या होता है, फास्फोरस होता है। रो बोन मील में 20 से 25% P2O5 होता है, स्टीम बोन मील में 25 से 30% P2O5 होता है, यानी फॉस्फेट होता है। हाँ जी, उसके बाद में FIM की मैंने एक पूरी टेबल बना के दे दी जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। देखो FIM में 0.5% नाइट्रोजन कंपोस्ट, यदि फार्म वाली है तो 0.5 और अर्बन है तो 1.5। वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो 3% नाइट्रोजन होती है, लेकिन रेंज की बात करेंगे तो 1.75 से 2.5।
उसके बाद में शीप एंड गोट मैन्योर में 3% होती है, पोल्ट्री में 3.03%। पोल्ट्री वाला बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। और नाइट सोइल के अंदर कितनी होती है भी 5.5%। नाइट सोइल क्या होती है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा से बनती है, यानी मानव विष्टा से जो खाद तैयार की जाती है उसको बोल देते हैं अपने नाइट सोइल। इसके बाद में मिनरलाइजेशन यानी खनिजीकरण, और एक होता है इमोबिलाइजेशन यानी स्थिरीकरण। तो खनिजीकरण जो है उसका CN अनुपात होता है 20:1 से कम, और इमोबिलाइजेशन या स्थिरीकरण का होता है 30:1 से ज्यादा। तो एग्जाम के अंदर इनकी डेफिनेशन भी आती है, खनिजीकरण स्थिरीकरण क्या होता है। तो ऐसी डेफिनेशन बनानी है कि जब कार्बनिक पदार्थ का अपघटन अकार्बनिक, मतलब कार्बनिक पदार्थ से क्या बन जाए, अकार्बनिक पदार्थ बनता है, उस प्रक्रिया को बोल देते हैं खनिजीकरण। और इसके लिए CN अनुपात कितना चाहिए, 20:1 से कम चाहिए। स्थिरीकरण या इमोबिलाइजेशन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बनता है, यानी अकार्बनिक से कार्बनिक बनता है, उसको बोल देते हैं अपने इमोबिलाइजेशन या स्थिरीकरण। और इसका CN अनुपात कितना होता है बेटा, 30:1 से ज्यादा। तो एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपका टिक होना चाहिए कि ये कम है और ये ज्यादा। डेफिनेशन आ जाए तो भी इंपॉर्टेंट। तो ये इनकी डेफिनेशन आती रहती है, तो इनको अच्छे तरीके से रट लेना। अब क्या होता है, अब ऑर्गेनिक मैटर अपने खेत में डाला, उससे क्या होगा, जब ऑर्गेनिक मैटर डाला तो उसका डीकंपोजिशन हुआ, उससे क्या बन गए भाई, पॉलीपेप्टाइड बन गए। क्या बन गए, पॉलीपेप्टाइड बन गए। अब पॉलीपेप्टाइड का जब डीकंपोजिशन होकर अमीनो एसिड बनता है, उस प्रक्रिया को बोल देते हैं अमीनीकरण, अमीनिफिकेशन। ठीक है, अमीनो अम्ल जब अमोनियम में बदलते हैं, NH4 में बदलते हैं, तो इसको बोल देते हैं अमोनिफिकेशन यानी अमोनीकरण। और जब अमोनियम किस में बदल जाए, नाइट्राइट में बदल जाए, तो इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। और जब अमोनियम किसमें बदल जाए, नाइट्रेट में बदल जाए, तो इसको पूरी को प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण के लिए पीएच जो होती है वो 6.5 से 7.5, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और जब नाइट्रेट से N2 गैस बनती है तो इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल अमोनिया में बदलते हैं उसे डैश कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, अमोनीकरण। या अमोनीकरण की अलग से परिभाषा पूछ रही है, तो आपको ये मैंने डेफिनेशन वालों में लेक्चर के अंदर कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके बाद पूछा जाता है कि अमोनियम से जब नाइट्राइट बनता है तो उसके लिए कौन से सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से जब नाइट्रेट बनता है तो उसके लिए नाइट्रोबैक्टर उत्तरदायी होते हैं। और नाइट्रेट से N2 गैस बनती है तो उसके लिए बैसिलस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है वो उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद में जितना ज्यादा CN रेशियो होता है उतनी ज्यादा क्या खनिजीकरण प्रक्रिया धीमी होगी यानी स्लो होगी। ठीक है, दलहनी फसलों का CN रेशियो होता है वो 20 से 30:1 होता है, और अनाज वाली फसलों का 80 से 100:1 होता है। इसके बाद में महुआ जो केक होता है उसका डीकंपोजिशन लगभग 1 से 2 माह के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेपोनिन केमिकल पाया जाता है, वरना 7 से 8 दिन के अंदर हर केक या हर एक जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डीकंपोजिशन हो जाता है। लेकिन जो महुआ केक होता है उसका डीकंपोजिशन आसानी से नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सेपोनिन केमिकल पाया जाता है। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है फर्टिलाइजर या उर्वरक। तो विश्व या भारत में सबसे पहला उर्वरक कौन सा था, SSP तैयार किया गया था। कौन सा तैयार किया गया था, SSP तैयार किया गया था, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है ना। अब देखो, जब वर्ल्ड में तैयार किया गया था पहली बार तो तब सल्फ्यूरिक एसिड और एश यानी राख से तैयार किया जाता था। लेकिन SSP जो है विश्व में 1843 में इंग्लैंड के अंदर लेवेस एंड लिविंग ने तैयार किया था, लेकिन इंडिया के अंदर 1906 में बना था। और ये किस प्रोसेस से बना था, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रॉक फॉस्फेट मिलाया था, उससे बनाया गया था। तो याद रख लेना, वर्ल्ड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और एस यानी राख से बनाया जाता है, और इंडिया के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट से जो है SSP तैयार किया जाता है। इसके बाद में भारत में पोटाश उर्वरक का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि अपन ऑब्जेक्टिव वाले किए थे ना, उसमें दिया हुआ था। लेकिन यदि पोटाश ऑप्शन में नहीं है तो मैंने बताया था कि कैल्शियम साइनामाइड टिक करना होता है, यदि कैल्शियम साइनामाइड ऑप्शन में है तो। ठीक है ना, ये भारत जो है कनाडा से क्या करता है, इंपोर्ट करता है। फिर भारत में कैल्शियम साइनामाइड का भी उत्पादन नहीं होता है, CaCN2 का। भारत में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में भी सबसे ज्यादा कौन, यूरिया। उसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ भी सकता है कि फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो पहला आता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और लास्ट आता है अमाइड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर।
नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करें तो इन उर्वरक में नाइट्रोजन किससे होगी, नाइट्रेट के रूप में होती है भाई। किस रूप में होती है, नाइट्रेट के रूप में होती है। यह उर्वरक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो नाइट्रेट वाले जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और अमोनिकल वाले जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं भाई, एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन उर्वरक की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी, ठीक है ना। इन उर्वरक को ऑक्सीडाइज जोन में दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसके एग्जांपल, सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5 और पोटेशियम नाइट्रेट में 13। एग्जांपल लिख के बताओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और नाइट्रोजन कंटेंट अलग अलग न्यूट्रिएंट का ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आता है अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम यानी NH4+ के रूप में पाई जाती है। इन उर्वरकों के प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। अभी मैंने बताया था अमोनिकल फर्टिलाइजर एसिडिक नेचर के होते हैं। इन उर्वरकों को रेड्यूस जोन में देना चाहिए। तो ऑक्सीडाइज जोन में किसको देते हैं, नाइट्रेट वाले को। अमोनिकल को किस में देते हैं, रेड्यूस जोन में देते हैं। इसके एग्जांपल अमोनियम सल्फेट जिसमें 20.5% नाइट्रोजन होती है, अमोनियम क्लोराइड जिसमें 24 से 26, अमोनियम फॉस्फेट में 20% नाइट्रोजन और 20% क्या होता है, P2O5 होता है। और एनहाइड्रस अमोनिया में 82.5% यानी 82.5% होता है। तो अपनों ने ऑब्जेक्टिव वाले क्लास के अंदर अपन ने ये क्वेश्चन भी देखा था कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन सी उर्वरक में पाई जाती है, तो एनहाइड्रस अमोनिया में होती है। ठीक है, तो याद रख लेना अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट और एनहाइड्रस अमोनिया। हाँ जी, उसके बाद में नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो इनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम दोनों के रूप में होती है। ये जो है न्यूट्रल नेचर के होते हैं यानी उदासीन प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रेट भी आ गया और अमोनिकल भी आ गया। इसके एग्जांपल आते हैं अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 33% नाइट्रोजन होती है, केन जिसमें 25% होती है, अमोनिया ASN की फुल फॉर्म होती है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें कितनी होती है, 26% नाइट्रोजन होती है। अब केन में 12.5% अमोनिया के रूप में होती है और 12.5% नाइट्रेट यानी अमोनियम और अमोनिया 12.5% अमोनियम के रूप में और 12.5% नाइट्रेट के रूप में होती है। उसके बाद में अमाइड फर्टिलाइजर। तो इसमें नाइट्रोजन जो है अमाइड के रूप में पाई जाती है। कैल्शियम साइनामाइड जिसमें 21% नाइट्रोजन और यूरिया में 40% और 20% क्या होता है, कार्बन होता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड उर्वरक है, तो यूरिया या कैल्शियम साइनामाइड में से कोई सी भी ऑप्शन दिखे तो उस पर टिक कर देना आप। हाँ जी, उसके बाद में आता है फॉस्फेट उर्वरक। तो फॉस्फेट उर्वरक में आता है पहला वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना। वाटर सोल्यूबल कम समय अवधि वाली फसलों के अंदर दिया जाता है यानी लो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर देते हैं और ये उदासीन से क्षारीय, ठीक है, यानी उदासीन से क्षारीय मृदा के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक कहलाते हैं। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मोनो अमोनियम कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक का उदाहरण कौन सा है। जल विलय वाटर सोल्यूबल जितने भी है वो सारे मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर। तो इनको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर दिया जाता है यानी लंबे समय अवधि वाली फसलों में या अम्लीय मृदा के अंदर देते हैं। इनको डाई कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक भी कहा जाता है। फिर जल एंड सिट्रिक एसिड एविले यानी वाटर एंड सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर जिनको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक बोलते हैं, ये प्लांटेशन क्रॉप में दिए जाते हैं, रोपण वाली फसलों में दिए जाते हैं। इसके बाद में वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर की बात करें तो वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर होते हैं, ये क्या हो गया इसके, चल तो जाएगा क्या, सारा फ्लो खराब करके रख दिया इसने तो। इतनी देर भी बड़ी मुश्किल से आया था, देखते हैं ये कितनी देर में आता है। आ तो गया, चलो। हाँ जी, यहाँ से पढ़ लिया ना अपना, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट यानी प्लांटेशन क्रॉप में दिए जाते हैं। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला आता है एसएसपी। एसएसपी जो है उसमें 16% P2O5 होता है और 12% क्या होता है, सल्फर होता है। डीएसपी में यानी डबल सुपर फॉस्फेट में 32, टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में 48, 16, 32 और 48। फिर डीएपी में 40% क्या होती है, P2O5 होती है और 18% नाइट्रोजन होती है। फिर मोनो अमोनियम फॉस्फेट, एमएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसमें होती है 48% P2O5 और 11% नाइट्रोजन। तो ये फर्टिलाइजर वाला जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से फर्टिलाइजर में कितने % न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
फिर आता है सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो इसके अंदर डाइकैल्शियम फॉस्फेट आता है जिसमें 33% P2O5 होता है। थॉमस या बेसिक सेलेर के अंदर 14 से 18% P2O5 होता है। इसको थॉमस या बेसिक सेलेर को बुनियादी लावा भी बोलते हैं, जो अपनों ने उस क्लास के अंदर देखा था। कौन सी क्लास में भी? ऑब्जेक्टिव वाले में। फिर आता है वाटर एंड सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल, इसमें रॉक फॉस्फेट आता है जिसमें 20 से 48% P2O5 होता है। रो बोन मिल में 20 से 25% P2O5 होता है और स्टिम बोन मिल में 25 से 30% P2O5 होता है। ध्यान रख लेना, लास्ट के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के जाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। फिर आता है फास्फोरस को, एक होता है P2O5 फॉस्फेट। तो जब P निकालना है, फास्फोरस निकालना है तो P2O5 को 0.43 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब फॉस्फेट निकालना है तो P को 2.29, यानी जब छोटा निकालना है तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई, जब बड़ा निकालना है तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जैसे डीएपी में 46% क्या होता है? P2O5 होता है, ठीक है ना। अब अपने को पूछा है वो फास्फोरस, तो फास्फोरस निकालना है तो 0.43 से मल्टीप्लाई करते हैं P2O5, ये P2O5 ही तो होता है, अभी मैंने बताया था। इसको 0.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.4 आता है। तो लगभग एग्जाम के अंदर ऑप्शन 20 दिया हो तो उस पर टिक करना है, 19.4 दिया हो तो उस पर टिक करना है। हाँ जी, उसके बाद में आता है पोटास फर्टिलाइजर। ये वाला जो है ना, कई बार एग्जाम के अंदर आपके जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए थे देखा होगा आपने, उसमें पूछा जाता है कि P को किससे मल्टीप्लाई करें कि P2O5 आ जाए, ठीक है ना। तो आपको बताना होता है कि किससे करते हैं, 2.29 से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। फिर आता है पोटास फर्टिलाइजर, दो टाइप के होते हैं, क्लोरीन युक्त और क्लोरीन विहीन, यानी क्लोराइड विद क्लोराइड और विदाउट क्लोराइड। तो विद क्लोराइड के अंदर एमओपी आ जाता है, यानी इसको केसीएल भी बोला जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, और इसमें 60% क्या होता है? K2 होता है, यानी पोटास होता है। क्लोराइड विहीन के अंदर, क्लोरीन विहीन के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट आता है। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर 44% K2 होता है और 13% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और पोटेशियम सल्फेट के अंदर 44 से 48% K2 होता है और 12% सल्फर होती है। ध्यान रख लेना, क्रॉप्स के अंदर दिया जाता है सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट, यदि पोटेशियम सल्फेट नहीं है तो पोटेशियम नाइट्रेट, और लास्ट में KCl दिया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कई बार। हाँ जी, उसके बाद जैसे इसको पोटेशियम बोलते हैं, इसको पोटास बोलते हैं K2O को। तो जब K निकालना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, और जब K2 निकालना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। इसको करते हैं 0.83 से मल्टीप्लाई और इसको 1.20 से। उसके बाद में अलग अलग न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। सबसे पहले यूरिया की बात करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसको डिस्कवर किया था राउले ने और सिंथेसाइज किया था वोलर ने, ठीक है ना, फ्रेडरिक वोलर ने 1828 के अंदर। तो एग्जाम के अंदर ज्यादातर ऑप्शन वोलर ही आता है। फिर जब अमोनियम साइनेट जो होता है वो एक क्या होता है? अकार्बनिक उर्वरक होता है, NH4CNO। इसको जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसमें क्या बन जाता है? यूरिया बन जाती है, NH2CONH2। किस कौन से मेथड के द्वारा तैयार की जाती है? तो हेबर एंड बोश मेथड के द्वारा। हेबर एंड बोश मेथड के द्वारा यूरिया तैयार की जाती है। ये लिखा अभी, हेबर एंड बोश मेथड के द्वारा तैयार किया जाता है यूरिया को। पार्टिकल साइज कितना होता है? अभी 2 से 4 mm होता है। सुपर ग्रेनुलर यूरिया का साइज कितना होता है? 10 से 11 mm, यानी एक जो दाना होता है उसका वो 1 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 1 ग्राम का होता है। किसका? सुपर ग्रेनुलर यूरिया का। तो एग्जाम के अंदर आता भी है क्वेश्चन, सुपर ग्रेनुलर यूरिया का साइज कितना होता है? कितना होता है अभी? 10 से 11 mm। एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या है, मतलब आगे पीछे होते हैं ना तो ये इसको ब्लर कर देता है। सुपर ग्रेनुलर यूरिया उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पैडी क्रॉप के अंदर। उसके बाद में अलग अलग जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है कुछ यूरिया वाले, तो उनके अंदर नाइट्रोजन याद रखना। तो यूरिया में होती है 46%, नीम कोटेड यूरिया में 46%, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में 36 से 38%, जिंक कोटेड यूरिया में 44% नाइट्रोजन और 2% जिंक होता है, और नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन। 4% नाइट्रोजन होती है। जब पीपीएम की बात करते हैं तो कितना हो जाता है? अभी इसको 10,000 से गुणा कर देते हैं। क्या लिख दिया मैंने? ठीक है ना, तो 4 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 पीपीएम। ध्यान रख लेना, यूरिया नैनो यूरिया में कितने पीपीएम होती है? तो 40,000 पीपीएम। और कितने परसेंट होती है? तो 4%। फिर बात आती है नैनो डीएपी की। तो नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन और 16% P2O5 होता है। तो एग्जाम में अंदर क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस कितना है? तो 16%, और नाइट्रोजन कितना है? तो 8% होता है। उसके बाद में पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट इज इक्वल टू पीपीएम डिवाइड बाई 10,000।
यानी 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और यदि परसेंट को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो पीपीएम इक्वल टू परसेंट इंटू 10,000। जैसे अभी अपनों ने किया था नैनो यूरिया में 4%, इसको 10,000 से गुणा करें तो 40,000 पीपीएम। ऐसे डीएपी के अंदर 40% क्या होती है, P2O5 होती है। तो 40 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 4,60,000 पीपीएम क्या होती है इसके अंदर, फास्फोरस होती है डीएपी के अंदर। पीपीएम में पूछा जाए तो 10,000 से गुणा करके छोड़ देना। फिर आता है बायोरेट। बायोरेट जो फसलों के अंदर यूज किए जाते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उसमें बायोरेट की मात्रा है जो है वो 1.5% से कम होनी चाहिए। यदि आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का फोलियर एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे हो यानी प्रनीय छिड़काव कर रहे हो तो उसके अंदर 0.25 से कम होना चाहिए क्या, बायोरेट की मात्रा। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो 1957 में आया था, इसके अंदर संशोधन किया गया था 1985 के अंदर, यानी इसको एम्यूज किया गया था। अब देखो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। जब यूरिया निर्माण की प्रक्रिया होती है तो इसके अंदर क्या होता है, यूरिया के 2 अणु मिलकर क्या बना देते हैं, बायोरेट बना देते हैं। अब कैसे बनते हैं, तो ये यूरिया का सूत्र होता है, तो यूरिया के एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा। अब इसमें से क्या आ जाता है हाइड्रोजन और इधर से आ जाता है NH2। जब इसको लगभग 150 से 175 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो इससे अमोनिया गैस निकल जाती है और क्या बन जाता है NH2CO NH2 ये आता है। अब एग्जाम के अंदर बायोरेट का सूत्र भी पूछा जाता है, तो बायोरेट का सूत्र ये होता है, यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5% से कम होनी चाहिए और यदि पत्तियों में छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें 0.25% से कम होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको बात बताई थी। हाँ जी, अब क्या होता है NH2CO NH2 यानी यूरिया को जब खेत के अंदर डालते हैं तो यूरिया एंजाइम जो होता है, हाँ जी यूरिया एंजाइम जो है अभी मैंने पढ़ाया था, उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यूरिया एंजाइम के लिए होता है निकल, ठीक है ना। तो जब यूरिया एंजाइम जो है वो इसको डिकम्पोज करेगा किसको, यूरिया को, तो क्या बना देगा, अमोनियम कार्बामेट बना देगा NH4K2CO3। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरिया के अपघटन के बाद कौन सा पहला उत्पाद बनता है, तो अमोनियम कार्बामेट बनता है जिसका सूत्र क्या होता है NH4CO3, ठीक है ना। फिर अमोनियम कार्बोनेट से क्या बनता है, अमोनियम बनता है और अमोनियम से फिर नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक है, समझ आई। उसके बाद में यूरेज इनहिबिटर यानी जो यूरेज एंजाइम की को प्रभावित करते हैं यानी उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, वो कौन से होते हैं, PPDA, NBPT और PMA। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूरेज इनहिबिटर। अब देखो आपको 2x पे करने की जरूरत नहीं है, आपके मुकेश सर वैसे 2x पे चल रहे हैं ना, ठीक है, वैसे मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये लगभग मैं आपको 1.5 घंटे के अंदर, शायद 1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर सारा कवर ही करवा दूंगा। पहली बात 1.25 घंटे का ही बनेगा, और यदि वैसे करवाना होता तो समझ लो 3 घंटे की क्लास, मतलब एक न्यूट्रिएंट की लगभग 1.5 घंटे की क्लास यदि लिखवा के करवाता तो, और 1 घंटे की मैन्योर और लगभग 2 घंटे की फर्टिलाइजर, हो गए ना, 2, 4, 4.5 मतलब 5 घंटे लग जाते हैं। और वही चीज आपको लिखी लिखाई मिल रही है तो अपने को टाइम कम लग रहा है। डिजिटल बोर्ड का यही तो फायदा है, उनको पढ़ाया हुआ सेव किया तो मैंने सोचा एक फर्स्ट लेक्चर बच्चों ने बोल ही दिया तो बना ही देते हैं। हाँ जी, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड के अंदर 21% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और बुआई के 1 सप्ताह पहले खेत में दिया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। जो कैल्शियम साइनामाइड होता है वो सीड जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है, इसीलिए बुआई से 1 सप्ताह पहले देना चाहिए ताकि इससे जो भी केमिकल सब्सटेंस जो हार्मफुल होते हैं वो रिलीज हो रहे हैं वो हो जाएं, ठीक है ना, ताकि अपने जर्मिनेशन को इफेक्ट ना करें। फिर आता है अमोनियम नाइट्रेट जिसको ओस्टवाल प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। ओस्टवाल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 प्लस अमोनिया गैस यूज की जाती है और उससे क्या बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में 33% क्या होता है, भाई नाइट्रोजन होता है। हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अत्यधिक आर्द्रता ग्राही, ठीक है ना। आर्द्रता ग्राही हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब इसको थोड़ी सी हवा मिल गई तो ये क्या, इसके डले बन जाते हैं, अपने बागड़ी में बोलते हैं डला बन गया, ठीक है ना, तो उससे होता है, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है ना। तो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है और इसका सीक्वेंस भी याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर, उससे कम यूरिया का, उससे कम अमोनियम सल्फेट का और सबसे कम होता है केन का, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक कौन सा फर्टिलाइजर, तो अमोनियम नाइट्रेट। और यदि अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं है तो यूरिया, यूरिया भी ऑप्शन में नहीं है तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट भी ऑप्शन में नहीं है तो केन पे टिक करेंगे। इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक फायर हैजार्ड फर्टिलाइजर है, मतलब इसमें आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हाँ जी, उसके बाद में आता है केन। केन जो है इसमें नाइट्रोजन होती है 25%, ठीक है ना, और 12.5 किसके रूम में होती है, अमोनिया के रूम में, अमोनियम के रूम में, और 12.5% नाइट्रेट के रूम में।
इसके अलग अलग नाम भी आते हैं, नाइट्रोलाइम, नाइट्रोचाक, सोना खाद, किसान खाद और लाइम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि केन को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, या पूछ लेंगे नाइट्रोलाइम कौन सी खाद को, कौन से उर्वरक को बोलते थे, किसको बोलते हैं, केन को। ठीक है ना। नाइट्रोलाइम, नाइट्रोचाक, सोना खाद, किसान खाद और लाइम अमोनियम नाइट्रेट, ये किसके नाम है, केन के नाम है। इसके बाद में जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे बन जाता है केन, यानी अमोनियम नाइट्रेट जो था कैल्शियम और मिला दिया तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। हाँ जी, उसके बाद में आता है फर्टिलाइजर की डेफिनेशन वाली। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं फर्टिलाइजर, इनके एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है। स्टेट फर्टिलाइजर यानी सरल उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिनमें केवल 1% प्राथमिक पोषक एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है उसको बोलते हैं सरल उर्वरक। ठीक है ना। फर्टिलाइजर विच हैव ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट इज नोन एज स्ट्रेट फर्टिलाइजर या सरल उर्वरक। ठीक है ना। जैसे यूरिया की बात करें, यूरिया में नाइट्रोजन होता है लेकिन फास्फोरस पोटेशियम नहीं होता, तो ये भी एक स्टेट फर्टिलाइजर है। डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, तो ये एक स्टेट फर्टिलाइजर नहीं है। एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता, फास्फोरस होता है लेकिन पोटास नहीं होता, तो ये भी एक स्टेट फर्टिलाइजर है। हाँ जी, उसके बाद में आता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी संयुक्त या यौगिक उर्वरक। तो ऐसे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व 2 या 2 से अधिक यानी 2 और मोर देन 2 होते हैं उनको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। 2 प्राथमिक पोषक तत्व हैं तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, और जिसमें 3 होते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। यानी ज्यादा से ज्यादा 3 ही तो हो सकते हैं, यदि 2 हैं तो उनको बोलेंगे इनकम्प्लीट, और यदि तीनों ही है तो कंप्लीट बोलेंगे। जैसे डीएपी के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों है तो मतलब 2 हो गए, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का एग्जांपल है। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन भी होता है और पोटेशियम भी होता है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। हाँ जी, उसके बाद में आता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और एक होता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर यानी कम विश्लेषण उर्वरक और हाई एनालिसिस यानी अधिक विश्लेषण उर्वरक। लो एनालिसिस वे उर्वरक जिनमें कुल प्राथमिक पोषक तत्व कितने होते हैं 25% से कम पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, एसएसपी और सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन, एसएसपी में 16, सोडियम नाइट्रेट में 16, तो 25% से कम हो गए, तो ये लो एनालिसिस में आ गए। हाई एनालिसिस में वे उर्वरक जिनमें कुल प्राथमिक पोषक तत्व 25% से अधिक हो जाते हैं। जैसे यूरिया 40% होता है, डीएपी में 46 और 18 64 हो गए, ये भी ज्यादा है। एमओपी में 60% K2 होता है, ये भी 25 से ज्यादा है। पोटेशियम नाइट्रेट में 44% K2 होता है और 13% नाइट्रोजन, इन टोटल हो गया 57। तो 57 25 से ज्यादा है, तो ये भी हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर का एग्जांपल है। उसके बाद में आता है एसिड इक्विवेलेंट। ठीक है ना, एक होता है एसिड इक्विवेलेंट, एक होता है बेसिक इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो एनहाइड्रस अमोनिया का एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है 148। ऑब्जेक्टिव वाले में देखा था आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अमोनियम एनहाइड्रस अमोनिया का, अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम नाइट्रेट का, अमोनियम सल्फेट का अम्लीय तुल्यांक कितना होता है, एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है। तो एनहाइड्रस अमोनिया का 148 होता है, अमोनियम क्लोराइड का 128, अमोनियम सल्फेट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका होता है 110, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का 93, अमोनियम फॉस्फेट का 86 और यूरिया का होता है 82 84। कितना होता है 82 84। ठीक है। डीएपी का 77 और अमोनियम नाइट्रेट का होता है 60। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है जो एग्जाम के अंदर हर बार रिपीट होता है, अमोनियम सल्फेट। इसका कितना होता है 110, या यूरिया का पूछ सकते हैं 80 से 84 और डीएपी का 77। फिर आता है बेसिक इक्विवेलेंट यानी क्षारीय तुल्यांक। तो कैल्शियम साइनामाइड जो होता है उसका 63 होता है, सोडियम नाइट्रेट का 29, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का 25 और कैल्शियम नाइट्रेट का होता है 21। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम साइनामाइड का 63 होता है, सोडियम नाइट्रेट का 29 होता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का 25 होता है और कैल्शियम नाइट्रेट का 21 होता है। क्या बेसिक इक्विवेलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, या एक सोडियम नाइट्रेट का पूछ लेते हैं। हाँ जी, टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। और बेसल डोज क्या होता है, सीधे खेत बुआई के समय जब उर्वरक को दे देते हैं तो वो कहलाता है बेसल डोज। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि टॉप ड्रेसिंग के द्वारा कौन से न्यूट्रिएंट को दिया जाता है, तो कौन से को, नाइट्रोजन को दिया जाता है। और बेसल डोज के द्वारा किसको देते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम को। तो एग्जाम के अंदर फास्फोरस और पोटेशियम ऑप्शन में है, तो इस पे आप टिक करके आओगे। हाँ जी, फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर को जब इरिगेशन यानी सिंचाई के साथ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन। लेकिन जब खरपतवारनाशी यानी हर्बिसाइड को इरिगेशन के साथ देते हैं उसको
हर्बिगेशन बोलते हैं। लेकिन जब केमिकल को दिया जाता है इरिगेशन के साथ, इसको बोलते हैं केमिगेशन। और जब, अच्छा इतना ही है, ठीक है। दलहनी फसलों का उर्वरक अनुपात कितना होता है? 1:2:1। अब तो क्यों भाग गया बीच में यार, एक स्लाइड रही थी, ऐसे बीच में डिस्टर्ब करता रहता है। अब जल्दी जल्दी जल्दी, मैं भी लेट हो रहा हूँ, आज का टाइम हो गया 3:30 यहीं पे हो गए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि लगभग 1.25 घंटे के अंदर 3 टॉपिक आपके कवर हो गए। हालांकि मैंने आज तक कभी 3 घंटे, 1 घंटे, 1.25 घंटे के अंदर नहीं करवाए ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मैटर था इसलिए हो गया, ठीक है। इसको मतलब फास्ट तरीके से मैंने रिवाइज ही करवाया। टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। और बेसल डोज जो बुआई के समय, बुआई से पहले देते हैं। तो कौन सा होता है बेसल डोज से? नाइट्रोजन और अपने सॉरी फास्फोरस और पोटाश उर्वरक देते हैं बेसल डोज के द्वारा। फिर आता है, ये वाला आप लोगों ने पढ़ लिया, दलहनी फसलों का उर्वरक अनुपात पढ़ रहे थे, तो 1:2:1 होता है। यानी नाइट्रोजन 1%, सॉरी 1 अनुपात में, फास्फोरस 2 अनुपात में और पोटेशियम 1 अनुपात में। क्योंकि फास्फोरस जो होता है उनकी जड़ों, जो सॉरी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जड़ ग्रंथियां पाई जाती है, जिनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन कम देनी पड़ती है। अब रूट डेवलपमेंट कौन सा न्यूट्रिएंट करता है? फास्फोरस करता है, इसलिए फास्फोरस अपने डबल देते हैं। और एक्सेप्शन कौन सा होता है इसका? राजमा। फिर आता है FAI, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या आ गया? ये न्यूमेरिकल मैंने समझाया हुआ है जेट वाले बच्चों को। अब देखो, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, ध्यान रख लेना। अब जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो INM पढ़ जाना अच्छे तरीके से, इसके घटक, इसके इंपोर्टेंस, इसके बेनिफिट्स। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो 1957 में आया था। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, ध्यान रख लेना। और 1985 के अंदर इसको संशोधन हुआ था इसमें, यानी सॉरी इसको रिवाइज किया गया था फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या है इसके, ठीक है ना, इसके स्टेप्स या लाभ क्या है, जो भी मैंने आपको करवाया है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पूरा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर मैंने लगभग 1 पेज का ही करवाया होगा आपको। थर्ड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन की मेथड, इवैल्यूएशन, यानी मृदा उर्वरता मूल्यांकन। इसकी विधियां मैंने लगभग 10 से करवाई हुई है, उनमें से लगभग सभी का टेबल बना लेते हैं और 2-4 का वर्णन पूछ लेते हैं, तो आपको आनी चाहिए। यदि आप लोगों ने ये क्लास नहीं लगाई हुई है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के जो भी मेथड्स होते हैं उनका आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया, 2, जिसमें एक में मैंने बायोलॉजिकल मेथड कराए, एक में माइक्रोबायोलॉजिकल कराए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कौन सा बनेगा आपके क्वेश्चन? हाँ, एक मैंने कराया हुआ आपको IPNS, एक और था ना ऐसा करके, यानी आपके एक टॉपिक है शायद 16-17 नंबर टॉपिक है आपके सिलेबस में IPNS वाला, और एक अब मेरे माइंड से स्किप हो गया वो टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट है, DRIS ऐसा से कुछ करके है, वो वाला पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बनता है फर्टिलाइजर स्टोरेज, ठीक है, ये पढ़ लेना। बाकी शाम को मतलब पेपर से एक दिन पहले मैं आपको जो अपना टॉपर से वाला नोट ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर पेपर भेज दूंगा। सोइल साइंस के आपको पेपर की कोई टेंशन नहीं है, मैं जो पेपर भेजूंगा उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका पेपर पास का, आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है ना। कितना नंबर का होता है? 40। यदि आपने ऑब्जेक्टिव वाली, डेफिनेशन वाली आज वाली क्लास लगा ली और उसके अलावा पेपर पढ़ लिया तो 40 में से आप 35+ नंबर मान के चलना सोइल साइंस में। इसके अलावा पेपर कहीं से बाहर नहीं आएगा, इतनी क्लासें ले ली, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे की वीडियो है, सारी जोड़े तो भी 5 घंटे की वीडियो, 5 दिन की छुट्टियां, डेली 1-1 घंटे की वीडियो देखो, इतने में सारा कवर, ठीक है ना। तो आपके 35+ नंबर बन जाएंगे, मतलब आपके कॉलेज से अच्छे गए हैं तो 90+ नंबर आपके सोइल साइंस में आराम से बन सकते हैं,
बट तैयारी उसको अच्छे से करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।